ठीक है, अब आ रहा है सही से। हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रुद्रांश पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, रिवाइज कर लेना, इन लोगों को देख लेना, अगर शायद तुम लोगों ने तो शुरू से ही किया हुआ था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी, जैसे जो स्पेशली आर्ट्स वाले हैं, अगर वो लोग ध्यान से सुने। देखो, जब भी कुछ भी नहीं था ना, कोई नॉलेज ही नहीं थी किसी को केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की, तब एक चीज बस आप पता था लोगों को कि जो पूरी दुनिया है ना, जितनी भी चीजें जो आप लोग देख रहे हो, चाहे वो लिविंग देख रहे हो चाहे नॉन लिविंग देख रहे हो, एक छोटी चीज से मिलकर बना है। कोई भी चीज, मैं हूं, ये बोर्ड है, कोई भी चीज एक चीज से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। बस उन्होंने ये बोला कि दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, बैग है, पेन है, मार्कर है, ह्यूमन बीइंग है, ये सब किस चीज से मिलकर बनी हुई है? एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको या तो फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने हो जिसको बोलते हैं हम, पार्टिकल से मिलकर बने हैं, मतलब एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बने, जिसे हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? डेल्टन ने कही थी। किसने कही थी? डेल्टन। तो क्वेश्चन आता है कि डेल्टन मतलब एटम को डिस्कवर किसने किया? ठीक है, तो जॉन डेल्टन जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो सबसे पहले ये थ्योरी लेकर आए थे डेल्टन, और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बस तीन ही मेन पॉइंट है जिसको हमें पता होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले तो यही बोला था कि जो पूरी दुनिया है वो एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम बोलते हैं एटम। इसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इंडिविजिबल है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये क्रिएट होते हैं, अगर ये क्रिएट होते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ही अपना कन्वर्टेड होते हैं। इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, पर ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पहली बात इन्होंने बोली, इट इज जो ऑल द लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला, मान लो कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, ये एटम्स मिलकर, मान लो ये एटम है, एटम को बोला ये स्फेरिकल होता है, सारे एटम्स को आप कंबाइन कर दोगे तो उसको बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। तो अगर मैटर की आप लोग डेफिनेशन दो तो मैटर क्या होता है? anything that occupies some space, have some volume is called as matter. Matter क्या होता है? anything that occupies some space, anything that occupies some space, occupy some space and have some volume, occupy some space and have some volume, उनको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मतलब ये जितनी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर। ठीक है, जिनके जो कुछ स्पेस ले रहे हैं। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अगर खड़ी हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मेरा कोई ना कुछ मास है, मेरा कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो मैं भी क्या हूँ? मैटर हूँ। ये बेंच है, इस बेंच ने भी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। तो ऐसा कोई भी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास कुछ वॉल्यूम है, वो क्या कहलाता है? मैटर। और मैटर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं एटम, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते,
वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये दो बातें, ये दोनों किसने कही है? डेल्टन ने कही है। किसने कही है? डेल्टन। तो सबसे पहले एटम को कौन लेकर आए थे? डेल्टन आए थे। इन्होंने ही डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही सब बातें लिखी हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटम। हाँ, तो उसके अंदर है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो, और उनकी डिस्कवरी हुई उसके बाद। जैसे एटम, इन्होंने बोला कि एटम ही क्यों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों? क्योंकि इनकी डिस्कवरी पहली बात तो बाद में हुई, और उस समय पे जैसे होता है ना परमाणु, वो एक वर्ड से उन्होंने लिया कि इसका नाम हम एटम रख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एटम के अंदर रहते हैं। वो भी डिस्कवरी कब हुई? काफी सालों बाद हुई। अभी तक तो सब यही मान के चल रहे थे कि जो मैटर है ना वो एक ही चीज से मिलकर बना एटम, और एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो भाई आप उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सेकेंड पॉइंट कहा, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जितनी भी चीजें वो सब मैटर है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे हम सब क्या है? मैटर है, और हम सब एटम से मिलकर बने हैं। अब हाइड्रोजन, उन्होंने क्या बोला, मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो अगर ये हाइड्रोजन का एक एटम है तो इसके सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे, मतलब कि द सेम कंपाउंड हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, सारे आइडेंटिकल है। अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से वो डिफरेंट होगा, तो उन्होंने बोला डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम। तो ये दो तीन चीजें बोली, पर कुछ सालों के बाद यही चीजें उनके लिए क्या बन गई? लिमिटेशंस बन गई। क्या बन गई? लिमिटेशन। दो मेन इनकी लिमिटेशन है कि इन्होंने बोला कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पर कुछ सालों के बाद जे थॉमसन आए जिन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, गोल्डस्टीन आए जिन्होंने डिस्कवरी की प्रोटॉन की, जेम्स चैडविक आए जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की, जो कि एटम के अंदर ही रहते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि अब तो हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल। मैं एक एक चीज अभी लिखवाऊंगी। तो हुआ क्या? दिस इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मेन तीन ही पॉइंट है, चार पॉइंट है कि इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बात किसने कही थी, तो हमने किसको टिक लगाना है? डेल्टन को। इसके बाद इन्होंने कहा अगर एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स सारे एक जैसे होंगे। मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जैसे होंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जैसे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे। ये तीन बातें उन्होंने की। पर फिर थोड़े दिनों के बाद बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हुई, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेफिनेशंस है जो हम साथ साथ लिख ले जाएंगे। सबसे पहले आइसोटोप्स। थोड़े दिनों के बाद आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number but different mass number। ऐसी स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। अब क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं। अब एक बार फिर भी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट है जिसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, कोई भी एलिमेंट है जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। जो चीज यहाँ पे लिखी जाती है ए टू जेड, अल्फाबेट करते हैं ना, ए टू जेड ऐसे लिखना है, ए टू जेड आपने लिख लिया। जो ये ए है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। अच्छा, Z नीचे, A to Z ऊपर होता है क्या? A to Z मतलब नीचे से लिखेंगे, A से, A to Z। A जो है एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, और Z क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, मेन बात है जो नीचे लिखा जाता है ना, ये भी ध्यान रहे, जो नीचे लिखा हुआ होगा वो हमेशा क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा? एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर है
यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मतलब ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक मास होता है वो सम होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्या मैं कर रही हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि जो अंदर है ना, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड ने बताया था कि पूरे एटम का जो मास है ना वो सेंटर में रिजाइड करता है, जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर ही क्या क्या रहते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसीलिए टोटल एटॉमिक मास को हमने किसके बराबर बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या मैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, क्या मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या ये मैं लिख सकती हूँ कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? क्यों भाई? ना 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 ना, वो तो चलो ठीक है, न्यूट्रल हो तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहां तो चलो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। बट अगर हम जनरलाइज करें तो हम नहीं लिख सकते इस चीज को यहाँ पे। ये दोनों चीजें इसके बराबर तो हैं, पर नंबर, क्योंकि जितनी भी चीजें, जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, वहां पर किसकी वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैंने आपको बताया था ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, तुम्हारी तबियत खराब है? निखिल कि भारद्वाज कौन था कल? अभिषेक, अच्छा अभिषेक और तुम दोनों निखिल हो ना? कल कौन नहीं आया था, क्या क्या करने में? अच्छा गंगोटिया नहीं आया था। अब वही क्या कहते हैं, कंफ्यूज होगी कि एक निखिल आया था एक नहीं आया था, कौन सा नहीं आया था। क्या हो गया तबियत को? सर दर्द हो रहा है ना, मेरा ट्रिपल सर दर्द हो रहा है आज। आज मेरी भी तबियत बिल्कुल खराब है। गला खराब, गला खराब ही लग ही रहा होगा। पर नहीं, वायरल तो हाँ सही बात है, और वो बहुत भयंकर वाला भी चला है, बहुत दिनों तक चलता भी है। मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना जैसे कि एक होता टॉलरेट हो जाता है, एक नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो ये चीज चल नहीं रही है वैसे बहुत ज्यादा तरीके से, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो तुम भी कोशिश करो। मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की, मुझे तो ज्यादा सीखना पड़ रहा है, तो सुनना ही पड़ रहा है ना, थोड़ा अलर्ट होके सुनो। तो मैं ये कहती, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को हम दे और ले सकते हैं, अंदर वाली चीजों को तो ले दे नहीं सकते। तो यहाँ पर क्योंकि फिर एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, तो एटॉमिक मास जो होता है वो फिक्स ही होता है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन्स को ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा जाता है क्योंकि प्रोटॉन को लिया और दिया नहीं जाता है। ठीक है, ना न्यूट्रॉन को लिया दिया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास, अच्छा ये बात समझ में आ गई कि एक एलिमेंट है जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, E इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये बोला आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। जैसे हमारे को सारे आइसोटोप्स और उनके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। और जिनको नहीं पता वो लिखते जाएंगे, साथ 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 लिखते जाए, नोटेड डाउन। कोई मैं बोल के थोड़ा लिखवाऊंगी, छोटे बच्चे नहीं हो, साथ साथ लिखते जाओ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, और जिनको पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। अब इसके बारे में बताओ, क्या खास बात है प्रोटियम की? इस हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक ही क्वेश्चन ये आता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं?
0। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बतानी रहेगी, जैसे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मतलब कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो क्या लिखोगे, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी को मैं लिख सकती हूँ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं एटॉमिक नंबर तो लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकती, पर एटॉमिक नंबर तो लिख सकती हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर कभी भी आप ए में से जेड को माइनस कर दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आप प्रोटियम में एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे 0। तो ये एक ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन का भी आइसोटोप पूछेंगे तो H11, प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, अदरवाइज सब में कुछ ना कुछ होता है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। तो आप क्या टिक लगाएंगे, हाइड्रोजन। क्या टिक लगाएंगे, हाइड्रोजन। अगर पर्टिकुलर पूछेंगे तो प्रोटियम। तो पहली खास बात कि इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, चलो अच्छी बात है। ये मोस्ट अबंडेंट होता है, तो क्वेश्चन आता है कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप मोस्ट अबंडेंट है, तो आप ये बताएंगे प्रोटियम, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, ठीक है। ड्यूट्रियम के बारे में क्या बताएंगे, ड्यूट्रियम से हार्ड वाटर बनता है, D2O। देखो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जब उसमें D लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हार्ड वाटर। क्या बन जाता है, हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर जो है वो ड्यूट्रियम से बनता है, और ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर का काम करता है। इट इज यूज एज, लिख लेंगे, इट इज यूज एज मॉडरेटर in nuclear reactions, nuclear reactors. It is used at D2O. It is called hard water. It is used as a moderator in nuclear reactor. It is used as a moderator in nuclear reactor. Nuclear reactor के अंदर इसको यूज किया जाता है। Next, tritium. It is a radioactive isotope. It is a radioactive आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये। इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये तो कई बार आ चुका है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, तो आप किसको टिक लगा के आएंगे, ट्रिटियम को। किसको टिक लगाएंगे, ट्रिटियम को। तो क्या है, तो आपकी 3 मेन बातें हो गई। आइसोटोप क्या है, द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, H11, H12, H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम की क्या क्या खास बात है, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते और ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है। सेकंड ड्यूटेरियम, इसे D2O, हार्ड वाटर, हैवी वाटर, हार्ड वाटर नहीं है, हैवी वाटर है, इसे लिखेंगे हैवी वाटर, हैवी। हार्ड को हटाओ, उसको लिखो हैवी वाटर बोलते हैं इसको। हार्ड वाटर तो उनकी क्लोराइड और सल्फेट्स की इम्प्योरिटीज से होता है, हैवी वाटर लिखना। हाँ, heavy water, it is called heavy water and it is used as a moderator in nuclear reactors. Third, tritium, it is a radioactive isotope of hydrogen. ठीक है, हटा दें इसको, अंजलि, गोविंदी। हाँ, अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आइसोटोप कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 640, ठीक है। कार्बन 612 के बारे में लिखेंगे, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, एंड इट इज यूज्ड इन रिलेटिव मास। रिलेटिव मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, इट इज यूज्ड टू फाइंड रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब होता है कंपैरिजन में कितना मास है आपका। एक हो गया 50 किलो के हो,
एक हो जाए मेरे कंपैरिजन में आप कितने किलो के हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। तो हम इसे बोलते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 13, 1/12 मास ऑफ कार्बन 14, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो आप किसको टिक लगाएंगे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 है उसको रिलेटिव मास निकालने के लिए फाइंड आउट किया जाता है। एक एमयू मतलब एक एटम के मास किसके बराबर होता है, 1/12वां हिस्सा कार्बन 12 के, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये यहाँ यूज किया जाता है। फिर आते थर्ड, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हमें पता चलता है कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन एटम है। टू फाइंड आउट, टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन एन एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड में कितने कार्बन है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। कार्बन 14 कहाँ यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसमें, ट्रीटमेंट में। कैंसर कहाँ था, कोबाल्ट होता है वो, कोबाल्ट होता है। कार्बन 14 डेटिंग इसे बोलते हैं, कार्बन 14 डेटिंग। आपको किसी की एज बतानी है फॉसिल फ्यूल्स की, कि कितने साल पुराना वो फॉसिल फ्यूल है। जैसे डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स मिले तो हमें पता चले कि ये कितना पुराना डायनासोर का फॉसिल फ्यूल है, तो वहां पर कौन सा आइसोटोप यूज होता है कार्बन का, कार्बन 14। कौन सा, कार्बन 14, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव। तो ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव की तो लाइफ टाइम काफी बड़ी होती है ना। रेडियो एक्टिव की क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कितने सालों के बाद वो आधा होगा। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, कितने साल के बाद वो आधा होगा। तो जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, इनका हाफ लाइफ काफी बड़ा होता है, तो काफी सालों तक ये वैसे के वैसे रहते हैं, तभी इसको यूज किया जाता है। तो हम ये लिखेंगे कार्बन 14 कहाँ यूज होता है, कार्बन 14 डेटिंग में। ये रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 डेटिंग का मतलब क्या है, टू फाइंड द एज ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल, टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स। जो फॉसिल्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां मिलती हैं, वो पता करना कि उसके अंदर कार्बन कितना पुराना है, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कार्बन, कार्बन 14 यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, कार्बन 14। तो कार्बन के तीन कौन कौन से हो गए, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। 612 कहाँ है, मोस्ट अबंडेंट है, रिलेटिव मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। 1 AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है। 613 ये जो है कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। हम इससे बताते हैं कि एक कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन लगे हुए हैं। थर्ड, कार्बन 14 18 ये जो होता है रेडियो एक्टिव है, और ये यूज किया जाता है इन द कार्बन 14 डेटिंग टू फाइंड आउट द एज ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। तो ये था आपका। इसी तरह और बताओ किसको और क्या क्या पता है, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के कितने होते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं। हेलो, हाँ, क्यों, क्या हो गया उसको, बीमार तो नहीं हो गया है, वो काम वाली आ गई, चलो एक बार काम करवा ले, मैं देख लूंगी उसके, उसको देखिए। तो यार रात को उठो भाई, लाइट ऑन कर दो तुम। मैं 11 बजे फोन करती हूँ, क्लास है, ठीक है। हाँ जी, इतने तुम लोग जो छोटे बच्चे हो ना, जब मैं क्लास 11th में पढ़ाती हूँ ना, तो क्लास 11th के बच्चे तुम्हारे जैसे बिहेव करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास 11 स्टूडेंट एंड अ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। जैसे कोई फोन आ गया मान लो, कि वैसे तुम उठाती नहीं,
पर बहुत अर्जेंट हो जाता है क्योंकि इस समय घर में भी सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोई ना कोई बीमार है, वो है, तो उठाना पड़ जाता है, घर अकेला छोड़ के आओ तो ऐसे कैसे बच्चे बातें शुरू हो जाती है तुम्हारी 2 मिनट में। नेक्स्ट मेरे को ये क्वेश्चन पूछ रही थी, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप हैं बताएं, अभी तक ये नहीं पता हमें। क्लोरीन के कितने हैं 17, 35.5 और क्लोरीन एक्चुअली 35 ही लिखेंगे इसको, 35 ही लिखेंगे। अच्छा सॉरी, ठीक है, क्लोरीन 35 और 17 37, तो इनका जो एवरेज आता है वो हम क्लोरीन को मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 714 715, ऑक्सीजन 8 16 8 15 8 17, 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के भी, ठीक है। तो ये थोड़े से पता होने चाहिए, ये तो खास वाले मैंने दोनों लिखवा दिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फिर भी पता होना चाहिए कि इनके भी वैसे तो बहुत है, आयोडीन के भी बहुत सारे हैं, 2-3 आयोडीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, पर मेन हमारी ये जरा हमें पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं आइसोबार, ठीक है, तो ये लिख लो। अब नेक्स्ट करेंगे आइसोबार। आइसोबार इसका उल्टा होता है, द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट atomic number, but the species having different atomic number but different but same mass number। बताओ भाई कोई एग्जांपल। आर्गन, 18 19, उल्टा तो नहीं हो गया ना, उल्टा कर दिया, मेरी कह रही दिमाग मेरा आज। 18 19 20 40 40 40 नियर अबाउट। तो ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो पर मासेस सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप ये बता दो कि आपको एग्जांपल्स दे रखे होंगे और आपको ये बताना होगा कि ये कैसे सिमिलर है, क्या ये आइसोटोप्स है, क्या ये आइसोबार है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्या ये आइसोटोनिक स्पीशीज है। तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये सब लिखा नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा था 20 तक के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद कर लो, ठीक है। तो इनको देख लो, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है और मासेस क्या है, सबके सेम है, तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है, आइसोबार। क्या कहलाती है, आइसोबार। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोटोन्स। हाँ, एक ऑक्सीजन का 8 और 15 है, 7 और 15 है। हाँ बोल देंगे। आइसोटोप्स कैसे हैं बेटा, वो तो ऑक्सीजन के आइसोटोप थे 3, नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे। नहीं, आइसोटोप्स में तो वो तो नाइट्रोजन के अगर आप 2 लिखोगे, जैसे नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715 हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो आइसोटोप्स हो गए। वही तो बोल रहे हैं, वही तो मैंने इसको बोला कि जब आप आइसोटोप्स कह रहे हो तो एलिमेंट आपके सेम है, तो ये जरूरी नहीं है। यही पता क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका आइसोटोप है और ऑक्सीजन का 8 और 16, 8 और 15, ठीक है, तो ये इसका आइसोटोप है, तो क्या ये एक दूसरे के साथ आइसोबार हो सकते हैं, इसका क्वेश्चन ये है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं स्पीशीज की, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो अगर इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, तो ये आपस में रिलेट करेंगे, इनको आइसोबार कहेंगे, इनको आइसोबार कहेंगे। ऐसा थोड़ी ना, अब ये तीनों को मान लो हमने यहाँ यूज कर लिया, मान लो आइसोबार में, क्या इनके आइसोटोप्स नहीं होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात है डेफिनेशन पे जाना है कि क्या डेफिनेशन से रिलेट कर रहा है।
तो मैंने क्या बोला, द स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अगर आप मेरे को ये दोनों बोल रहे हो कि जैसे आपने ये दोनों बोले है ना, नाइट्रोजन, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो ये भी आपस में आइसोबार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, तो और ये भी जरूरी नहीं है मतलब कि वो उनके आइसोटोप थे, वो उनके आइसोटोप, तो ये कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं, अगर डेफिनेशन पे जा रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे आइसोटोन्स, क्लियर ही कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन से ही पता चल रहा है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो। किसका नंबर सेम हो? न्यूट्रॉन्स का। अब न्यूट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। इसका एग्जांपल है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसका 7 और 15 शायद रहता है, इसका 8 और 16 रहता है, इसका 6 और 14 रहता है। एक बार करके देखो, 16 में से 8 गए, 8 और 15 में से 7 गए, 8 और 14 में से 6 गए, 8 ही आएगा ना अपना। एक बार मैं कर लू, 6 6 7, हाँ 8। तो ये तीनों भी आपस में क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के लिए आपको क्या करके देखना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। जैसे आपके एग्जांपल हो गया कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। ये तीनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, आइसोटोन्स है। क्या है आइसोटोन्स? 8 8 8 सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अंजलि, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये है, जो इनके एटॉमिक नंबर होते हैं वही होते हैं। अभी क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी, अभी चौथा भी हो जाने दो। तो 3 हो गए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स। अब चौथा करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, the species having same number of electrons, species having same number of electrons, जैसे पोटेशियम, आर्गन, फिर मैं आगे पीछे लिख दिया, आपका हो गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, ऐसे लिखा हुआ है आपको। आर्गन क्या हंसी आ रही है आदित्य? अवॉइड करते हुए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार कोई टीचर अवॉइड करता है? ऐसी चीज मत करो ना कि मतलब बोलने पे ही वो अवॉइड होगी। बहुत बार हंस लिए आप, यहाँ हंसने का तो कोई टॉपिक चल नहीं रहा, कि जोक चलता है तो सारी क्लास हंसती है, पर अकेले बात चलती है तो ज्यादा अकेले को ही हंसी आती है। या तो हमें बता दो, हम भी हंस ले थोड़े से, है फालतू में। तो वो क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा ध्यान दे लो यहाँ पे। आर्गन K प्लस और कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है। आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, ऐसे आयंस दे रखे होंगे, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पेयर्स दे रखे होंगे, तो आपको बताना होगा कि इसमें से आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आप सबके एटॉमिक नंबर लिख लो। इसका कितना है 18, इसका कितना है 19, इसका कितना है 20। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो ये जो नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन्स ही देता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। इसमें कितने हैं 19, इसमें कितने 20। पर यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं। मैंने बताया था चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। प्लस मतलब दिया है, माइनस मतलब लिया है। तो 1 प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 19 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 18। इसमें 2 प्लस तो -2 कर दो, तो क्या आ गया 18। तो ओवरऑल देखो तो ओवरऑल सब पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 18 18। राज बात समझ में आई? क्या करना है, पहले तो जो एटॉमिक नंबर है वही लिख देना, इसमें 18, इसमें 19, इसमें 20।
फिर देखना चार्ज को, फिर क्या देखना, चार्ज को। अगर 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो माइनस होता तो 1 ऐड कर देते। फिर जो रिजल्टेंट आया अगर सेम आया तो ये कैसी स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, एक लास्ट लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हाँ कौन था, अच्छा अंजलि, ठीक है ना, अंजलि लिख रही है। हाँ हर्ष, ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं, पहले देख लिखने दो। हाइड्रोजन पॉजिटिव हो और हीलियम 2 प्लस हो, देखते क्या हो सकता है। हाँ देखो, ये होता है H11 मेल। एक मिनट देखने दो, कर रहे तो दो। अब क्वेश्चन दिया है तो भाई देखो, मैं तो ऐसे रट्टा तो मैंने मारा नहीं हुआ, कि मैंने लर्न कर रखा है। देखो केमिस्ट्री मेरी कॉन्सेप्चुअल है पूरी, मुझे करने दो। अब यहाँ पे 1 1 है, आपने यहाँ पे कहा कि बता दो ये क्या रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया 1, पर आपने प्लस प्लस और दे दिया है, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। यहाँ पे 2 है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, प्लस को आपने भी 2 प्लस कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। तो ये होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, होंगे, किसने मना किया। तो दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हमें तुम्हें देखना है क्वेश्चन कैसे भी बना दो, क्वेश्चन आप कहीं से भी ले आओ, आप कॉन्सेप्चुअली चलो। आपने बोला H प्लस और हीलियम 2 प्लस, ऐसे ही बात करते हैं हम हाइड्रोजन, बताना अब आप लोग है ना, हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बरेलियम 3 प्लस, ठीक है। बताओ ये क्या है आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस, क्योंकि 2 होता है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3 होता है 2 प्लस के वजह से 2 गए 1 इलेक्ट्रॉन, बरीलियम 4 होता है 3 निकल गए, तो क्या बच गया 1। तो सब में 1 1 है। इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो बोलते ही बोलते हैं। हम इनको यूज करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी में। कहाँ पे यूज करेंगे, बोहर में। बोहर का जो कॉन्सेप्ट था वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे था, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और वहां पर ये 4 ही के ऊपर वो वैलिड है। जो बोहर का कॉन्सेप्ट है वो 4 ही एटम्स के ऊपर वैलिड है। किसको बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बरेलियम 3 प्लस। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा अगर आप उस रूल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो जरा, हो गया अंजलि। गोविंदी आ रहा है समझ में, हर कमल प्रीत सिंह, तुम्हारा नाम प्रीत रख देते हैं, है इतना लंबा बोलने में से, उसका नाम मैंने राज रख दिया है, तुम्हारा नाम प्रीत। प्रीति क्यों रखना है, प्रीत मेरे सगे भाई का नाम है, जो पता है क्या, तो मैं, मेरे भाई का नाम प्रीत है, प्रिया प्रीति प्रीत, हम 2 बहनें 1 भाई है, तो प्रीत क्या लड़के का मतलब जरूरी प्रीति बोलना, मेरी बहन का नाम भी प्रीति था, है तो सबके नाम डाल दिए इसके अंदर, प्रिया प्रीति प्रीत प्रीति। कौन है प्रीति वैसे? यमुना नगर, मतलब जगह का नाम भी आ गया, सुमित को पता नहीं, यमुना नगर। अच्छा इसलिए तूने बोला कि प्रीति कोई होगी तो यमुना नगर की होगी, है जरूरी चंडीगढ़ में नहीं मिल गई हो, लड़कों की तो वैसे ही बहुत जल्दी बदलती है। अरे क्या हुआ, एक बार की बताती हूँ, एक बात सुनो सुनो, इंटरेस्टिंग है, उसके क्वेश्चन करेंगे। और सुमित की तू बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बार क्या हुआ, जैसे जब मैं जहाँ लास्ट टाइम थी ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा, जैसे एक्शन सर नहीं करते, दोनों काम करते हैं, मैनेजमेंट भी देख लेते हैं, मैं तो छोड़ा क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, मैनेजमेंट भी देखो, बच्चे यहाँ पढ़ाओ बढ़ोगे, तो वहां पे तो फिर सारे बच्चे बहुत कनेक्टेड थे। क्या होता है मैनेजमेंट में जो होता है वो थोड़ा स्टार्टिंग में मिल लेता है, तो थोड़ा सब कुछ हिस्ट्री विस्ट्री सब पता चल जाती है। सब बच्चे बिल्कुल शरीफ आते हैं, कोई बेचारा है पानीपत से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई करनाल से आ रहा है, कोई हिसार जिंद पंद कहाँ कहाँ से सही से आते हैं, बेचारे बिल्कुल शरीफ होते हैं। शरीफ मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा होता, स्कूल से एनडीए की बात कर रही हूँ, तो एनडीए में क्या है, फिर 10th के बाद भी आ जाते हैं, 11th के बाद भी आ जाते हैं, उनको शरीफ कुछ पता नहीं है। 1 महीना पता नहीं यहाँ क्या होता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना इन चंडीगढ़, वो ड्रास्टिक, मतलब ऐसा सबकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है,
ना हद होती है। मैंने एक बार क्या हुआ मुझे बाद में पता चला। तो मैंने एक मेरे 2-3 जासूस होते हैं क्लास के अंदर ना। तो जासूस छोड़े होते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, मैनेजमेंट वालों की जासूस बहुत होते हैं। और मेरे 1-2 जासूस थे, तो ये क्या हो जाता है, मतलब पहला बच्चा बहुत शरीफ आता है मतलब 1 महीने के बाद तो कहता है मैम ये जब नीचे घूमते हैं ना, जब ये रिसर्च वाला टाइम होता है 1 घंटे वाला, तो ये जो अगल बगल के इंस्टीट्यूट से लड़कियां उतरती है ना, बताओ सच है कि नहीं, सच है कि नहीं। तो कहते हैं अगल बगल के इंस्टीट्यूट की लड़कियां निकलती, कोई नीट की निकल रही। अब ये सेक्टर 34 ये वाला है ना, मेन हब है कोचिंग का, और इससे ज्यादा अब वाला हब है ये 34। वो पता नहीं ए ही बोलते हैं उसको भी, पूरा ए ही है या एल एन उलन जहाँ पे है। अब बेचारा एनडीए वाला उतरा, वहां से एल एन वाली उतरी, तो बस मतलब ऐसे मतलब उतने में करते हैं 1 घंटे वाले में, मतलब 1 घंटे का गैप भी नहीं देना चाहिए बच्चों को है। फिर पीजी मिल लेते हैं, पीजी। तो मतलब जासूसों ने खुलासा किया कि ऐसा हो जाता है। तो जो यमुनानगर से आया है तो जरूरी नहीं यमुनानगर की हो सुमित, चंडीगढ़ की भी हो सकती है। चलो भाई आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। मान लो कोई एक एक्स स्पीशीज है, ठीक है, प्लस है, ठीक है, ये है। आप इसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो। अपना अपना करो करो करो, अपने अपना करो, आंसर लिख दो बस। आंसर लिखेंगे, एक कोई स्पीशीज है जिसमें 16 एटॉमिक नंबर है, 33 एटॉमिक मास है, सब अपना अपना करेंगे, कोई किसी का नहीं देखेगा, ठीक है। दीक्षा भी करेगी। अब देखिए मुझे यही करवाना था, तो देखिए मुझे पता है ना, मैं आपको मुझे पढ़ा रही हूँ, पता है उसको हमें पता ही नहीं चलता। यही डिफरेंस है तुम्हारा बैठ होगा और इतना बोलते हैं। अब पकड़े तो रहो तो
अपने आप करो, इसको देखो बताओ क्या है ये, ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ये पेन किस तरह ब्लैक पेन, हाँ जी दीक्षा क्या आंसर आया है? दीक्षा व्हाट्स योर आंसर, चैट बॉक्स में भेजो जरा या मुझे बता दो। मैम 13 इलेक्ट्रॉन्स। आधी क्लास का गलत है ये, मैम 13 दो तीन जो होते हैं, दो तीन की वजह से पूरी क्लास का लगता है कि पूरी क्लास को आता है, और कितने बच्चे होते लिख ही नहीं पा रहे होते, वे तीन चार है वो तो बिल्कुल लिख ही नहीं पाए हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है ना, मेरे साथ मुझे तो पूरी क्लास साथ लेके चलनी है, मेरे लिए वो चार तो मुझे पता है वो रिजल्ट ले ही आएंगे। अगर मैं उन बच्चों से रिजल्ट निकालूं जो नहीं कुछ कर पाए तो मेरी अचीवमेंट है। टीचर की अचीवमेंट कब होगी, जब हम किसी को नहीं आता। दीक्षा ने बताया इलेक्ट्रॉन्स 13। दीक्षा अनम्यूट करके जल्दी से बता दो, प्रोटॉन क्या आया, न्यूट्रॉन क्या आया? दीक्षा मैम न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन नहीं पता एंड प्रोटॉन्स मैम, नहीं पता। प्रोटॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता, चलो इसके आगे लिख देते नहीं पता। कैसे? सही बात है, नहीं पता। अरे यहाँ वैसे बहुत बच्चे बैठे हैं नहीं पता वाले, और फिर उसमें गलती भी लिख दी है। अब ध्यान से सुन लो पहले, ये जो है ना ये, इससे सिर्फ एक ही चीज को फर्क पड़ता है, क्या बोलूं अब आपको? नंबर ऑफ, मैं अनम्यूट करके बोलन रही हूँ। और भी बोल। कुछ भी नहीं होता। मतलब प्लस हो माइनस हो, हमें किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कहाँ पे पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब कहानी शुरू करते हैं। मैंने बोला था ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने अभी बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो दो चीजों के बराबर होता है, प्रोटॉन के भी और इलेक्ट्रॉन्स के भी। तो ये 16। ठीक है दीक्षा, पता चल गया कि आपको एटॉमिक नंबर को देखना है, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। तो प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 16। पर मैंने बोला इस चार्ज का फर्क सिर्फ एक ही स्पीशीज पे पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। तो +3 का क्या मतलब हो गया, आपको इसमें से -3 कर देना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए 13। न्यूट्रॉन्स में बड़ा ध्यान सुने अंशुल और जिन्होंने भी गलत किए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में इसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको इन दोनों को माइनस करना होता है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है। तो 33 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, 17। अब समझ में आ गया अंशुल, अंजलि, गोविंदी और आपने क्या महानता की 20 लिख के है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों से। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कम और ज्यादा कर सकते हैं, माइनस होता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस कर दिया। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टेंशन नहीं लेनी, ये तो आपको प्रोटॉन बता देगा और इसमें से आप ये माइनस कर दोगे आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी यही होता है, पर क्योंकि चार्ज होता है तो उसे प्लस और माइनस हो जाता है। तो आज हमारा ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। कल हम लोग, एक मेरा रह गया था आइसोमॉर्फस, है ना, आइसोमॉर्फस स्पीशीज। 1 मिनट लिखो जरा, आइसोमॉर्फस क्या होते हैं। लास्ट डेफिनेशन, स्पीकर्स आर नॉट वर्किंग, यस मैम क्लियर, अच्छा हाँ चलो। अब लास्ट एक हम करेंगे आइसोमॉर्फस। मॉर्फस, PHOUS, मॉर्फस स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, स्पीशीज हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो
वो क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था सीडीएस का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि ये बता दो सिलिकॉन के, नहीं ये नहीं था, क्वेश्चन था कि कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप, which allotrop of carbon, write down which allotrop of carbon, which allotrop of carbon is isomorphous with silicon, is isomorphous with silicon, isomorphous with silicon. क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, कोक। इसकी जगह चारकोल लिख लो, ये तो वो तो एक जैसे होते हैं, चारकोल। हाँ जी, एनी आइडिया? आंसर है डायमंड। क्यों? क्योंकि डायमंड का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक कार्बन 4 फर्दर कार्बन से ज्वाइंट होता है, इसी तरह एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से ज्वाइन होता है टेट्राहेड्रली, इसलिए ये एक जैसे स्ट्रक्चर के हैं। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होना। तो सिलिकॉन का आइसोमॉर्फस कौन सा है, डायमंड है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब कार्बोनेट कंपाउंड करेंगे। आइसोमॉर्फस का समझ में आ गया कि कौन सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, तो किनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, सिलिकॉन और आपका डायमंड। ठीक है, तो अब हम वो कल करेंगे इसके बाद।